गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सॉइल कोलाइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है ऑलरेडी इसके ऊपर कि सॉइल कोलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी एंड जो सेकंड क्लास हुई थी लास्ट वन, उसमें हम लोगों ने उसके बारे में कि वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था अकार्बनिक कोलाइड्स के बारे में कि वो क्या होते हैं, फिर उसमें भी सिलिकेट के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में सारा डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अकार्बनिक कोलाइड की बात करें तो उसको 2 भागों में बांटा गया था। पहला था सिलिकेट वाले और दूसरे थे आयरन या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वाले। ठीक है, तो हमारे जो 12th वाला कोर्स है उसमें सिर्फ सिलिकेट वाले के बारे में था जो हमने स्टडी कर ली। नेक्स्ट बताया हमारा कार्बनिक कोलाइड। आज हम बात करेंगे कार्बनिक कोलाइड्स के बारे में कि जो कार्बनिक कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं। अगर कार्बनिक कोलाइड्स की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें, जो पहली बात तो कोलाइड्स होगी, दूसरी कहाँ से बनी होगी, कार्बनिक पदार्थों से। कार्बनिक पदार्थ इन द सेंस कि जो जीव जंतु के अवशेष हुए, पेड़ पौधों के अवशेष हुए, तो उनके सड़ने गलने से जो पदार्थ बनेगा और जिसमें जो पदार्थ बनेगा वो जब एज ए कोलाइड रिएक्ट करेगा, कोलाइड को जैसे कोलाइड की तरह, जैसे कि संजन होगा, आसंजन होगा, उसमें वियोनिपिंडन या पिंडन होगा, प्लास्टिसिटी होगी, उसके अंदर ब्राउनी गति होगी, तो ये सब चीज़ें जब उसमें होगी तो उसको क्या कहा जाएगा, कार्बनिक कोलाइड्स कहा जाएगा। कार्बनिक कोलाइड्स की बात करें तो इसका एक ही एग्जाम्पल था, वो था ह्यूमस के बारे में। ठीक है, ह्यूमस के बारे में, तो ह्यूमस को है ना कार्बनिक कोलाइड्स की श्रेणी में रखा गया है। अब ह्यूमस की बात करें तो ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है कि जितने भी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे या जीव जंतु के जो अवशेष होते हैं, उनकी जो सड़ने गलने से जो अक्रिस्टलीय पदार्थ बनता है, काले भूरे रंग का जो अक्रिस्टलीय पदार्थ बनता है, ह्यूमस कहलाता है। अगर एक और बात करें डेफिनेशन की, तो इसमें क्या लिखेंगे कि कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से जो काले भूरे रंग का एक क्रिस्टलीय पदार्थ बनकर तैयार होता है, उस पदार्थ को ह्यूमस कहते हैं। ठीक है, और ह्यूमस एक कार्बनिक कोलाइड का उदाहरण माना जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ह्यूमस की बात करेंगे तो जो ह्यूमस होता है उसका संगठन भी जो बाकी कोलाइड्स होते हैं उसी के समान होता है। इसमें भी 2 परतें बनती है, इसमें भी वो है ना अपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले बंध से जुड़े होते हैं। कई प्रकार के कार्बनिक अम्ल का उत्पादन भी इस अपने साथ साथ करता है। तो बाकी चीज़ें एज इट इज़ जैसी कोलाइड्स में होती है सेम एज इट इज़ होगी, बट अगर इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होगी। अगर एक्स्ट्रा की बात करें तो जो कार्बनिक कोलाइड थे कौन कौन से, सिलिकेट और एल्यूमिनियम या आयरन के हाइड्रोक्साइड, उनकी जो धनायन विनिमय क्षमता थी वो थी ऑलमोस्ट केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की बात करें, जितने भी अकार्बनिक कोलाइड थे उनकी धनायन विनिमय क्षमता होती है लगभग 3 से 100 सेंटीमोल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अकार्बनिक कोलाइड की, तो अकार्बनिक कोलाइडों में क्या होता है, उनकी धनायन क्षमता होती है 3 से 100 सेंटीमोल तक होती है। परंतु अगर हम बात करते हैं कार्बनिक कोलाइड की, तो इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है, धनायन विनिमय क्षमता समझते हो ना, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ी थी, यानी जो ये क्या होता है, ऋणावेशित होगा, इसके ऊपर धनायन आएंगे, धनायनों को फिर ये दूसरे धनायन आएंगे रिप्लेस करेंगे, तो धनायनों का यहाँ अधिशोषित होने की क्षमता को क्या कहा गया है, केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहा गया है। तो ह्यूमस के बारे में क्या कहा गया कि पहली बात तो ये कैसा कोलाइड होता है, अक्रिस्टलीय कोलाइड होता है जो कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनता है। इसका रंग कैसा होता है, काले भूरे रंग का होता है। दूसरा इसके बारे में क्या कहा गया है कि इसमें कोलाइड्स के गुण सारे पाए जाएंगे। कोलाइड्स के गुणों के साथ साथ इसमें जो धनायन विनिमय क्षमता होगी वो अकार्बनिक कोलाइड जो होंगे जिनकी धनायन विनिमय क्षमता लगभग 3 से 100 सेंटीमोल तक होगी, उनकी अपेक्षा इसकी जो धनायन विनिमय क्षमता होगी वो 150 से 300 सेंटीमोल तक पाई जाएगी। यानी अकार्बनिक कोलाइड्स की अपेक्षा कार्बनिक कोलाइडों में धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार जितने भी जो कोलाइड्स थे जो कैसे थे, आवेश में ऋण आवेशित थे, वो क्या कर रहे थे, धनायनों को अपने ऊपर अधिशोषित कर रहे थे। तो सेम एज इट इज
ह्यूमस में भी होगा। ह्यूमस भी क्या है, एक कोलाइड है, तो इस वजह से वो क्या करेगा, वो भी ऋणावेशित होने के कारण धन आयनों को अपने ऊपर अधिशोषित करेगा। ये इसका सेकंड गुण हो गया। धन आयन इन द सेंस जैसे हुआ हाइड्रोजन आयन आ गए, कैल्शियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, सोडियम आ गया, तो ये सब चीज़ों को ये अपने ऊपर क्या करेगा, ये अधिशोषित कर लेगा। और अधिशोषित होने के कारण जिन मृदाओं में हम ह्यूमस का उपयोग करते हैं उनमें लीचिंग की समस्या कम होती है, यानी निक्षालन कम होता है। कैसे? क्योंकि ये जो सारे धन आयन थे, पोषक तत्व थे, वो तो ह्यूमस पे आके चिपक गए। चिपकने के बाद जब पानी के साथ, लीचिंग किसको कहते हैं, पानी के साथ पोषक तत्वों का जड़ क्षेत्र से नीचे चले जाना। तो जब सारी चीज़ें इस पर चिपकी होगी तो पानी के साथ क्या होगा, जड़ क्षेत्र के नीचे नहीं जाएंगी, जिससे लीची की समस्या नहीं होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब ह्यूमस के बारे में एक और बात की गई कि जो ह्यूमस होता है उसकी जो प्रकृति है, जैसे कि वो अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, वो मृदा पे डिपेंड करता है। मृदा पे कैसे कि अगर ह्यूमस का उपयोग हम अम्लीय मृदाओं में करेंगे, क्या कहा गया कि जो ह्यूमस की प्रकृति है वो मृदा में उपस्थित पीएच मान के आधार पर चेंज होती रहती है, यानी उसी के आधार पर डिपेंड करती है। कैसे? अगर हमने ह्यूमस का उपयोग अम्लीय मृदाओं में किया, अम्लीय मृदाएं जिनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा पाई जाती है, तो फिर क्या होगा, ह्यूमस पे हाइड्रोजन आयन की मात्रा सांद्रता ज़्यादा हो जाएगी, यानी इस पर हाइड्रोजन आयन आकर ज़्यादा जुड़ेंगे, जिसके कारण अब ह्यूमस कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी ह्यूमस का प्रयोग हम क्षारीय मृदाओं में करेंगे तो क्षारीय मृदाओं में क्या होगा, यानी उनमें क्या होता है, क्षारीय मृदाओं में क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ से हट जाएगा और दूसरे जो पोषक तत्व होते हैं जो क्षारीय मृदाओं में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, तो ये आकर इसकी जगह चिपक जाएंगे। ठीक है। तो दूसरी बात क्या होगी, पहला इसमें उन्होंने क्या कहा कि ये एक क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जो संगठन में कैसा होगा, अपने जो नॉर्मल कोलाइड्स होते हैं, अकार्बनिक कोलाइड्स, उन्हीं के समान होगा। दूसरी बात इसके लिए क्या कहेगी कि इसकी जो केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है या धन आयन विनिमय क्षमता है, वो क्या होगी, जो अपने अकार्बनिक कोलाइड्स होंगे उनकी अपेक्षा ज़्यादा होगी। कितनी होगी, यानी उनकी 3 से 10 होती, तो इनकी 150 से 300 तक होगी। तीसरी बात क्या कहेगी कि इसमें ये क्या करेगा, धन आयनों को अपने ऊपर ज़्यादा, यदि इसकी केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है तो अपने ऊपर धन आयनों को भी ज़्यादा आकर्षित करेगा, जिससे क्या होगा, जिन मृदाओं में ह्यूमस का उपयोग किया जाएगा वहाँ लीचिंग की समस्याएं कम होगी। थर्ड इसमें क्या कहा गया कि जो ह्यूमस होता है उसकी प्रकृति किस पर डिपेंड करती है, उसमें पाए जाने जिस मृदा में उसका प्रयोग किया गया उस पर डिपेंड करती है। यानी अगर मृदा अम्लीय होगी तो ह्यूमस की प्रकृति भी कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा आके ज़्यादा चिपकेगी। अगर जिस मृदाओं में जो मृदा क्षारीय होगी, अगर उसमें इसका प्रयोग किया गया तो उसमें प्रयोग करने के बाद ये क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ से विस्थापित हो जाएगा और जो क्षारीय तत्व हैं वो आके इस पर चिपक जाएंगे। तो ये सब चीज़ें की कही गई है ह्यूमस के बारे में। यहाँ तक का समझ में आया ह्यूमस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमस का या कार्बनिक कोलाइड का मृदा में महत्व, यानी जो हम ह्यूमस डालते हैं या कार्बनिक कोलाइड्स डालते हैं ये हमारी मृदा में कैसे काम आता है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक कोलाइड्स का और ह्यूमस का मृदा में महत्व। यानी अगर हम ह्यूमस का निर्माण उपयोग मृदाओं में करते हैं, जैसे कि कहा जाता है ना कार्बनिक पदार्थों का उपयोग मृदा में करने से उनकी जैविक, भौतिक, रासायनिक अवस्था सुधर जाती है, तो ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम कार्बनिक कोलाइड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है। तो पहले महत्व की बात करें तो वो होता है मृदा संरचना। पहला महत्व यानी पहला ये क्या काम करेगा, मृदा में संरचना के ऊपर। संरचना के लिए क्या कहा गया है कि अगर ह्यूमस का उपयोग हम मृदा में करते हैं तो मृदा में करने के बाद क्या होता है, ये मृदा की जो संरचना होती है उसको सुधार देता है। कैसे? जब हम किसी भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ डालेंगे तो कार्बनिक पदार्थ डालने के बाद कैसी हो जाएगी, मृदा भुरभुरी हो जाएगी, यानी वो थोड़ी खुली खुली हो जाएगी। उसमें जो रंध्र होते हैं उनकी मात्रा भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे वो भी क्या होंगे,
दूसरी जो नॉर्मल मृदा होगी जिनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम होगी उनकी अपेक्षा ज़्यादा होंगी, रंध्र ज़्यादा होंगे। अगर रंध्र ज़्यादा होंगे तो इसकी जल अवशोषण क्षमता और जल धारण क्षमता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जल अवशोषण और जल धारण क्षमता दो अलग अलग टॉपिक है। अवशोषण का मतलब यानी आपकी मिट्टी ने कितनी ज़्यादा मात्रा में पानी को अवशोषित किया, ठीक है। और जल धारण क्षमता का मतलब अगर हम 24 से 48 घंटे बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी मृदा में कितना पानी बचा, वो होती है उसकी जल धारण क्षमता, ठीक है। तो अगर हम मृदा में किसका निर्माण करेंगे, सॉरी यूज़ करेंगे, ह्यूमस का यूज़ करेंगे, तो वो क्या करेगा, मृदा संरचना को सुधार देगा, जिससे क्या होगा, मृदा कैसी हो जाएगी, भुरभुरी हो जाएगी, जिसमें रंध्रों की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे उसकी जल धारण क्षमता और जल अवशोषण क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सेकंड बात करते हैं तो वो होता है धनायन विनिमय में। या केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी के बारे में तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि इसकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होगी, 150 से 300 सेंटीमोल तक पाई जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, अगर हम कोई भी पोषक तत्व यहाँ डालेंगे यानी कोई भी उर्वरक का प्रयोग हम यहाँ करेंगे तो वो उर्वरक क्या होगा, मृदा क्लोराइड के कारण, सॉरी ह्यूमस क्लोराइड के कारण उसके ऊपर आकर चिपक गया। और चिपकने के बाद क्या होगा, जैसे ही पानी हम लोगों ने वहाँ पानी दिया तो पानी देने के बाद जो नीचे लीच हो रहा था यानी नीचे निक्षालित हो जाता था वो नहीं हो पाएगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें, इनकेस ये हमारी मृदा है, ये कोई भी फील्ड है जिसमें हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमस डाल दिया। अब ह्यूमस डालने के बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पर अमोनिया वाले फर्टिलाइजर डाल दिए। अमोनिया वाले फर्टिलाइजर डाल दिए तो अमोनिया में क्या होता है कि जो अमोनिया होता है वो क्या, जितना अगर फसलें यूज़ कर सकती है तो जितना कर सकती है वो कर लेती, बाकी जो रेस्ट अमोनिया होता है यानी बचा हुआ अमोनिया होता है वो पानी के साथ क्या होता है, नीचे लीच कर जाता है। नॉर्मल मृदाओं में क्या होता है, नीचे चला जाता है, जो क्या होता है, नुकसान देता है। यानी अगर हम लोगों ने यहाँ पे 100 kg अमोनिया डाला, हमारी फसलों ने उस टाइम किया सिर्फ 30 kg अमोनिया ही यूज़ कर पाई, बाकी 70 kg अमोनिया क्या होगा, नीचे की साइड लीच कर जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। दूसरी बार मृदा को लगातार इस तरीके से करेगा तो मृदा अम्लीय हो जाएगी। तो हम लोगों ने जैसे ही ह्यूमस डाला, ह्यूमस डालने के बाद क्या होगा, जितना 30 kg उन्होंने यूज़ करना था किया, और बाकी जो 70 kg है वो इसी पे क्या होगा, अधिशोषित होकर इस पर चिपक जाएगी। चिपक जाने के बाद क्या होगा, बाद फसलें क्या होता है, इसको बाद में भी यूज़ कर लेगी, यानी इसकी धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होगी, तो ये क्या करेगी, पोषक तत्वों को भी ज़्यादा टाइम तक धारण करे रखेगी। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तीसरा ये ह्यूमस क्या काम आता है, तो वो होता है मृदा ताप, यानी सॉइल टेम्परेचर। अगर सॉइल टेम्परेचर की बात करें तो ह्यूमस क्या होता है, काले भूरे रंग का होता है, यानी ब्लैक कलर का होता है। अब ब्लैक कलर की बात करें तो जो काला रंग होता है वो ताप का अवशोषण बाकी कलर की अपेक्षा ज़्यादा करता है। तो ह्यूमस क्या होगा, ब्लैक कलर का होगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, सूर्य से ताप का अवशोषण ज़्यादा करेगा, उस ताप को क्या करेगा, मृदा में स्थिरित कर देगा या मृदा में फिक्स कर देगा। जिसका जो अगर मृदा ताप की बात करें तो मृदा ताप हमारे यहाँ पे क्या काम आता है, जितने भी जो अपने सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं, उनको अच्छी तरीके से अपघटन करने के लिए लगभग 5 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 5 से ऊपर ही चाहिए और 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास वाला तापमान चाहिए होता है। यानी इस तापमान पे 30 से 40 वाले पे ये सबसे ज़्यादा अपघटन करते हैं। तो इनके अपघटन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, ताप चाहिए, और वो ताप कहाँ से आएगा, ह्यूमस के द्वारा। ह्यूमस क्या करेगा, ब्लैक कलर होने के कारण ये ताप का अवशोषण करेगा, और ताप का अवशोषण करने के बाद क्या होगा, वो मृदा में उसको विस्थापित कर देगा। ठीक है, तीसरी विशेषता समझ में आई। चौथा होता है इसमें उभय प्रतिरोध क्षमता। चौथी विशेषता क्या है इसकी, उभय प्रतिरोध क्षमता। उभय प्रतिरोध क्षमता हम लोगों सब नया वर्ड है,
तो इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि उभय प्रतिरोध क्षमता क्या होती है। आपने क्या किया, जैसे ये आपका फील्ड है, फील्ड में जैसे आप लोगों ने अमोनिया वाले फर्टिलाइजर डाले, फर्टिलाइजर ये क्या करते हैं, मृदा को अम्लीय बनाते हैं, ठीक है, अम्लीय बनाते हैं। तो जैसे इसमें को मृदा में डाला तो मृदा हैंड टू हैंड डालने के बाद क्या 6 महीने में क्या होती है, अम्लीय नहीं बन पाती है ना। कि आज आपने डाला, 2 दिन बाद डाला, 4 दिन बाद डाला, यानी अगर 6 महीने का टाइम पीरियड देखें तो 6 महीने में कोई खेत की मृदा क्या होगी, अम्लीय नहीं बनेगी। वो क्या होगी, एक लंबा टाइम लेगी अपनी जो रासायनिक स्थिति को चेंज करने में, एक लंबा टाइम लेगी। यानी आप साल 1.5 साल की प्रक्रिया लगेगी, आप 4 1.5 साल या 2 साल तक लगातार हम अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, तब जाके मृदा क्या होगी, अम्लीय हो पाएगी। तो ये साल 1.5 साल का टाइम है, यानी जिसके कारण इतना टाइम लग रहा है, उस क्षमता को ही हम उभय प्रतिरोध क्षमता कहते हैं। समझ में आया? उभय प्रतिरोध क्षमता क्या होता है, यानी ऐसी क्षमता जो क्या होती है, मृदा को हैंड टू हैंड या साथ के साथ अम्लीय क्षारीय बनने नहीं देती या अम्लीय क्षारीय बनने से रोक देती है, क्या कहलाती है, उभय प्रतिरोध क्षमता। ठीक है, तो अब बात करते हैं उभय प्रतिरोध क्षमता ह्यूमस में कैसे काम आएगी। यानी अगर हम मृदा में ह्यूमस का उपयोग करते हैं तो ये क्या करेगा, ह्यूमस मृदा की उभय प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा देगा। यानी अगर आपने इसका उपयोग मृदा में किया तो मृदा में करने के बाद क्या होगा, अगर हम लंबे टाइम तक भी अगर हम कोई भी फर्टिलाइजर अम्लीय हो या क्षारीय हो वो डाल दें तो मृदा क्या होगी, हैंड टू हैंड अम्लीय या क्षारीय नहीं होगी, उसको एक लंबा टाइम चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्रिया भी कौन करता है, कार्बनिकोलाइड। लास्ट है पोषक तत्वों का भंडारण। इसके लिए क्या कहा गया है कि ह्यूमस खुद क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से बनता है, इसलिए उसमें खुद में तो पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, साथ ही साथ इसमें कोलाइड के गुण होने के कारण ये पोषक तत्वों को भी अपने ऊपर अधिशोषित किए हुए रखता है। इसके कारण पोषक तत्व इसमें लंबे टाइम तक पाए जाएंगे, यानी पोषक तत्वों का ये भंडारण करता रहता है। तो कार्बनिक कोलाइड समझ में आ गए कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनका हमारी मृदाओं में क्या महत्व है। तो ये सब सारी क्रिया किसके अंदर आएगी, कार्बनिक कोलाइड, और उसका एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमस। तो ये चीज़ें समझ में आई। ठीक है, ये हमारे कोलाइड्स कंप्लीट हो गए। ओके, थैंक यू।